बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। एज यूजुअल आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक ब्रांड न्यू डे का आगाज करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, या मैं भी कर चुके हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आज का दिन भी आपकी जिंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। मुश्किल हो सकता है। अमेरिकन एक रिसर्च कहती है कि आप अपनी औसत उम्र से कम जिएंगे अगर आप लाहौर में रहते हैं। मैंने तो 7 साल माइनस कर दिए। फिर द रीजन बीइंग के पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पे लाहौर के अंदर जो स्मोक की सूरत हाल है, इट्स बिकमिंग वर्स। पाकिस्तान और खासतौर पे लाहौर आज फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो 280 रिकॉर्ड हुआ है एज पर रिपोर्ट्स, नंबर 1 है पोल्यूशन के अंदर और स्मोक के अंदर। बिल्कुल, स्मोक बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल्स में मरीजों का रश नजर आ रहा है। सांस ब्रीदिंग इश्यूज के बहुत सारे ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं लोगों को। साथ साथ जो आशोब चश्म है और आंखों के इन्फेक्शन के लिए एनक का इस्तेमाल करने के हवाले से भी डॉक्टर्स ने तलकीन की है, और स्पेसिफिकली मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका कहीं जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्मॉग के अंदर आप कहीं भी जाने से गुरेज करें। और इजाफे की वजह से वज़ीर आला जो पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने आज इजलास भी बुला रखा है। और इजलास में आपको कुछ दिन याद होगा पहले कि लॉकडाउन लगाया गया था, स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए थे। अब दोबारा से एक्सपेक्टेड है कि 2 रोज इनको बंद रखने जाने की तजवीज है। और ऑब्वियसली स्मोक की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सफर करेगी। इसका ऑल्टरनेटिव प्लान भी होना चाहिए। कैसे हो, क्या ये सारा सिलसिला ऑनलाइन हो, क्या महज बंद कर दिया जाए सिस्टम ये काफ़ी है, या फिर इसको कंटिन्यू रखा जाए लेकिन थ्रू ऑनलाइन इसको लेकर जाया जाए जैसे हम कोविड में जाते रहे हैं। भाई इसके ऊपर दुनिया भर में जहाँ पे स्मोक नहीं है या पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे इतना फोकस किया जा रहा है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। खासतौर पे एयर पोल्यूशन को देखते हुए पाकिस्तान तो इस वक्त दुनिया में टॉप के ऊपर आ रहा है। आई मीन अगर लाहौर नंबर 1 होता है तो कराची नंबर 2 या नंबर 3 होता है। दैट सिंपली मीन्स कि हम इस वक्त एक एज के ऊपर रह रहे हैं। एंड इमेजिन अबाउट द किड्स जो कि स्कूल जाते हैं, उनकी जिंदगी के ऊपर कैसे असरात मुरतब हो रहे हैं। और बच्चे तो हम सबके हैं, सांस तो हम सब ने लेना है, तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो इसका सद्देबाब होना ही चाहिए। सद्देबाब होना चाहिए। और आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ जितनी भी तजावीज़ दी जाती हैं स्कूल कॉलेजेस बंद रखने के, लेकिन आखिर ये कब तक बंद रखा जाएगा, कब तक लॉकडाउन लगाया जाएगा, कब तक ये इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो सफर करेगी। एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ का कोई सोल्यूशन होना चाहिए और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए। जो भी वजूहात हैं, जिस तरह से उस दिन सूबाई वजीर भी हमारे पास आए थे, वो कह रहे थे जी इंडिया के अंदर वो पूरा बॉर्डर लगता है, वहाँ पे इस तरह से बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बट इस पे कोई ना कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या सजेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाले सालों में ये सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होगी अगर स्मॉग पे इस तरह से कंट्रोल ना किया। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अर्बनाइजेशन का भी है। वो लोग जो कि गांव देहातों से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं ना, उनको ये बात जरूर देखनी चाहिए कि अगर आप अपने गांव में या अपने इलाके में रहकर अपना कोई कारोबार कर सकते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा सूदमंद है। अब शहरों की वो हालत नहीं है कि शहर आएंगे हालात बदल जाएंगे। शहरों के खर्चे इतने हैं। मैं लोगों को देखता हूँ जो गांव छोड़कर यहाँ पे फैमिलीज लेकर आते हैं, मोस्टली जो गरीब लोग हैं ना, उनको यहाँ पे मजदूरी मिलती है। अगर मजदूरी मिलती है तो वो इतनी नहीं होती कि वो बिजली के बिल दे पाएं, घरों के किराए दे पाएं, और फिर ऊपर से ये स्मोक पोल्यूशन और इससे रिलेटेड हेल्थ इशूज, तो ये आपको खराब करेगा। लेकिन उन्होंने लाइटर नोट, अरबला हसन, मैं ये भी सोच रहा हूँ हमारे वक्त में जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो उस वक्त कोरोना को याद आई ना उस वक्त स्मोक को याद आई। अब देखो ना, बच्चे कम से कम इस बात पर जरूर खुश होते हैं। उनको तो नहीं पता कि उनकी हेल्थ के लिए कितना जरूरी है, बट ऑन अ लाइटर नोट बच्चे खुश जरूर होते होंगे कि भाई 2 दिन हमारी छुट्टी मिल गई हमें स्कूल में। कोई नया स्यापा खुला ही रहता है। वैसे अनफॉर्चुनेटली मैं वही बात करती हूँ, जब हमारे एंजॉय करने का टाइम आया है तब अल्लाह की मेहरबानी से कोई ऐसी चीजें इस दुनिया में आ रही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब मेरी जिंदगी का इतना बड़ा एक ख्वाहिश थी कि जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी मैं ट्रैवल करूंगी, होगा। और अब आप देख ले, ट्रैवल करने की वजह कोविड आ गया, कभी कोई अच्छा, आपने बचपन में भी फिर बहुत ही बड़ी बातें सोच ली है। मैं तो मैक्सिमम ये सोचता था कि जो उस वक्त चॉकलेट मुझे बड़ी पसंद थी, इसका पूरा डब्बा खरीदूंगा, तब मैं एक ले सकता था। अब आप डब्बा खरीदेंगे, आपके खाने का मतलब that was the biggest dream I used to have at that time। लेकिन अच्छी बात है, ख्वाहिशात आर गुड। दूसरी जानिब मुझे याद है कि जब शफकत महमूद साहब वजीर तालीम थे, सबसे पसंदीदा शख्सियत थे बच्चों की। बड़ी दुआएं ली हैं। तो वो लॉकडाउन तो कोविड ये इसे लगाते थे, बच्चे समझते थे ये अंकल हमारे फायदे में ये कर रहे हैं। खैर बच्चों, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अगर घर पे रहेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मम्मा पापा को भी आपने कहना, और आपने खुद भी गाड़ी का शीशा बंद रखे ट्रैवल कर रहे हैं, मास्क पहने, अगर बाइक पे जा रहे हैं एहतियात जरूर करें, बच्चे एहतियात करें, एनक का इस्तेमाल भी करें। जो लोग मर्द हज़रात स्पेसिफिकली जाते हैं बाइक्स के ऊपर, वो स्मोक के अंदर अपनी हेलमेट तो पहने ही पहने, साथ साथ एनक भी लाजमी पहने, ये बड़ा जरूरी है। लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 280 है, हमने आपको बता दिया है, और एहतियात
का भी हमने आपको सब कह बता दिया दिया हमने आपको, है। छोड़िए अब कुछ आगे बढ़ते हैं, आपको आज बताते हैं, हमने बताया, आज पता चलेगा हाय, कि हाय, हाय, वर्ल्ड हाय, कप हाय, 2023 का पहला फाइनलिस्ट कौन होगा। आज फैसला कौन जी, सेमीफाइनल का आगाज हो रहा है और ये कौन सा स्टेडियम, वाखंडे स्टेडियम है, वाखंडे स्टेडियम। हाँ, और वाखंडे इसमें आपको ये स्टेडियम। भी बताएं कि जो मुंबई है, ये वाखेड़े स्टेडियम, यहाँ पे वाखेड़े। भारतीय टीम जाने मिजाज बैटर्स भारतीय टीम के, और आज की मुझे लगता है मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन जीतेगा? ख्वाहिश पूछ रही है या अंदाजा अंदाजा पूछ रही हूँ अंदाजा तो भारत है और ख्वाहिश न्यूजीलैंड है। विराट कोहली, शामी, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, केएल राहुल एंड यू नो व्हाट नॉट। एंड दूसरी जानिब केन विलियमसन। कंपैरेटिवली इंडियन टीम को एज हासिल है, चूंकि न्यूजीलैंड की टीम बहुत हारी है, मतलब पाकिस्तान से भी इन दी एंड हार गई थी, लेकिन दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, बड़ा जबरदस्त टेक ऑफ था, टॉप पे भी रहे ग्रुप्स के अंदर, आई मीन जो लाइन मैचेस थे। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट हैं, चैपमैन हैं, डेरिल मिचेल हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, जो कि जिनका बल बंद ही नहीं होता, ऐसे फिलिप्स हैं, वो एंड पे ऐसी इनिंग्स खेल जाते हैं, टिम साउदी हैं। सो बहुत जबरदस्त किस्म का लाइनअप इनका भी है। बट इंडिया को थोड़ा सा एज डेफिनेटली हासिल है, सबसे ज्यादा मैचेस जीत कर आए हैं, सारे मैचेस जीत के आए इनफैक्ट, और उसके साथ साथ होम क्राउड एज यूजुअल मुंबई। एज तो है। दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को होगा जनाब, उसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले होंगे। आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, फाइनल हो जाएगा जी कौन सी टीम फाइनल में जाएगी, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के साथ, सॉरी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बाद पता लगेगा 16 नवंबर को कि दूसरी टीम कौन सी होगी फाइनलिस्ट, और फिर ये वर्ल्ड कप किसका होगा। पाकिस्तान नहीं है इस वर्ल्ड कप में, हम फिर भी अभी एक्साइटेड चल रहे हैं। नहीं, हम अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जाके खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया से हम टेस्ट सीरीज जीत कर आएंगे, हमने ये सोचा है। हाँ, हम वी लुक फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी इस शो का हिस्सा होगा। हम दूसरे जो हमारा शो का सेगमेंट है उसके अंदर इस पर भी बात करेंगे। फिल वक्त रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भारत ने जो विकेट्स हैं, अपनी जो पिचेस हैं, वो तब्दील कर दी हैं, और खासतौर पे सेमीफाइनल से पहले जो विकेट तब्दील की गई है, इस पर तनकीद भी हो रही है। लेकिन क्या ये जो विकेट की तब्दीली है, ये भारत को रास आएगी? टीम तो बहुत फॉर्म है, वो कहते हैं बॉल फुटबॉल नजर आ रही है उनको, बॉलर्स, उनका बॉल घूम भी रहा है, निकल भी रहा है, अंदर भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ जो एक क्रिकेट टीम के साथ अच्छा हो सकता है तो भारत के साथ हो रहा है। विराट के सामने अनुष्का भी आ रही हैं, उनको विकेट्स भी मिल रही हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग। विराट के सामने अनुष्का आ रही है, उनके ये विकेट्स भी मिल रही हैं, विराट विकेटें ले रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसे मौजूदात हो रहे हैं। तो देखते हैं होता क्या है। बट ये है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच होगा। एंड वन थिंग दैट आई थिंक, न्यूजीलैंड इतनी आसानी से जाने नहीं देगा मैच। हाँ, ये भी इंडिया को इतनी आसानी से फाइनल में नहीं पहुंच जाएगा। चलिए इस पे बात करेंगे इन डिटेल, लेकिन जो सियासत का मैदान है, इसमें कौन सी बैटिंग चल रही है और कौन सी बॉलिंग चल रही है, इस पे बात करते हैं आज की बड़ी खबर। एक तरफ मौसम सर्द हो रहा है, दूसरी जानिब सियासी मंजरनामा गर्म हो रहा है। जब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ है, तब से सियासी लीडरान मुतहरिक हो गए और आवाम को अपनी कारकर्दगी और मंशूर का बताना भी शुरू हो गए, जो कि पहले हमें नहीं पता था। 16 माह के इक़्तिदार के मजे लेने के बाद गुज़िश्ता पीडीएम की जो आज एक दूसरे के कह लें दस्तो गिरबां हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की कारकर्दगी और मुल्क के बचाने के बयानी को पसे पुश डालकर इल्जामात की बारिश कर रहे हैं। लीगी कायद नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के बाद सियासी गढ़ पंजाब के बाद सिंध और अब बलूचिस्तान में खासे मुतहरिक हुए हैं, और गुज़िश्ता रोज लीगी कायद 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे। वहां उन्होंने कई सियासी लीडरान से मुलाकातें की। बलूचिस्तान की 30 से ज़ायद जो अहम सियासी शख्सियात हैं नून लीग में शमूलियत का उन्होंने ऐलान किया है। लीगी कायद नवाज शरीफ साहब से मुख्तलिफ वफूद ने भी मुलाकात की। बलूचिस्तान की तरक्की उन्होंने कहा जी हमें हमेशा से अजीज रही है। अपने दौर में कोयटा से गवादर, योब, DI खान रोड, कोस्टल हाईवे समेत जो दीगर शहर हैं यहाँ पे सड़कों की तामीर पर खुसूसी काम किया। अपने दौर में मियाँ साहब का ये भी कहना था कि जो दहशतगर्दी थी, लोड शेडिंग थी, इसका खात्मा किया। और बलूचिस्तान में 400 से ज़ायद जो छोटे डैम्स इनके मंसूबे भी शुरू किए। देन 1998 में गवादर की तरक्की का सफ़र उन्होंने कहा हमने शुरू किया था। अब फिर आपको मालूम है 1 साल बाद उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। मुस्लिम लीग नून की इन सरगर्मियों को लेकर दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है वो आग बगूला हो रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि पीपल्स पार्टी अभी तक अपने कले के अंदर, अपने हिसार के अंदर मौजूद है। सिंध के अंदर मुझे ऐसा लगता है अमला कि वो कहते हैं कि पहले अपना होम ग्राउंड सिक्योर कर लिया जाए और फिर उसके बाद, लेकिन
लेकिन जो नून लीग है वो विकेट से निकल के भी थोड़ा खेल रही है, यानी कि बलूचिस्तान उनकी विकेट नहीं है, उनका एरिया नहीं है, बट दे आर प्लेइंग ओवर देयर। पंजाब मेनली उनका जो प्लेइंग कंफर्ट जोन है वहां पे, लेकिन निकले हैं। सो देखते हैं क्या पीपल्स पार्टी इसी पॉलिसी के ऊपर विराजमान रहती है या फिर इससे आगे बढ़कर कुछ करती है। और पीपल्स पार्टी की पंजाब को लेकर फिलहाल डोमिनेंट मोड पॉलिसी है, मैं इसको कह रहा हूं, खामोश है। मुझे लगता है ऐसा कि जरदारी साहब इस वक्त जब जस्ट बैठ के देख रहे हैं कि मूव हो क्या रही है, विद दिस गेम ऑफ चेस गोज, और फिर उसके बाद अगली मूव करेंगे। खैर दूसरी जानिब केपीके में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, इलेक्टेबल्स को अब जो उम्मीद की किरण है वो नून लीग में नजर आना शुरू हो गई है, और वो जो तहरीक इंसाफ का चमकता सूरज था उसकी रोशनी थोड़ी मांद पड़ी है। तो इलेक्टेबल्स ने कहा कि भाई हमारी सुबह तो इधर है, हमारी रोशनियों का उम्मीदों का महवर तो नून लीग है। हमारे साथ इस वक्त आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, उनसे जरा बगैर किसी तवक्कुफ के इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब और आमिर इलियास राना साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज गुल, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, और ये जो भी सियासी मंजरनामे की हम बात कर रहे थे, और इमरान एसेट के नून लीग ने जो बलूचिस्तान का रुख किया है, दो कि पीपल्स पार्टी अभी तक सिंध के अंदर लिमिटेड है, अपने आप को लिमिटेड रखे हुए है, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपनी गुफ्तगू का आगाज कीजिएगा। अभी आपकी गुड मॉर्निंग, अभी आपकी तमहीद में सुन रहा था तो मुझे एकदम एक वो ख्याल आया कि बच्चे खेलते हैं प्लेडो के साथ, एक बात होता है प्लेडो, तो उसको अपनी मर्जी से उससे मुख्तलिफ शक्लें बनती रहती हैं, यानी जिस तरह आप उसको मोड़ना चाहें वो मुड़ जाता है। तो आज अभी मुझे वो याद आ गया जब बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग में कितने लोग शामिल हो गए, बलूचिस्तान में इस्तेहकाम पार्टी में कौन कौन शामिल हो गया। तो ये वो मौसमी प्लेडोज हैं, चाहे वो इस्तेहकाम पार्टी है, चाहे एमक्यूएम है, एमक्यूएम हकीकी थी, पैट्रियट्स थे, या अब ये मुस्लिम लीग में बलूचिस्तान के लोग शामिल हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत का एक अलमिया है, एक अलमनाक पहलू है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको कोई नजरियाती बुनियादों पे खड़ा नजर नहीं आता, बल्कि वक्ती तौर पे जहाँ जहाँ जिस इनको मुफाद नजर आता है, किसी के कहने पे या अज खुद ये चल पड़ते हैं एक मखसूस जमात की तरफ, और उसकी वजह से पाकिस्तान के जो तवील बुनियाद मसाइल हैं गवर्नेंस के, अपनी हमारी मीशत के, वो हल नहीं हो पा रहे हैं। और अभी भी हम महज अमेरिका की खुशनुदी की वजह से हमारा निज़ाम फिलहाल चल रहा है, $700 मिलियन की किस्त मिलनी है IMF से, लेकिन वो भी दिलचस्प बात यह है कि बताया गया कि $710 मिलियन की किस्त अगर जारी होगी भी तो वो सिर्फ वो न्यूयॉर्क में पड़ी रहेगी। पाकिस्तान ने वो पैसे पाकिस्तान को ऐसा सच नहीं मिलेंगे, क्योंकि कर्जों का हम इतना ज्यादा पैसा वापस कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम नया कर्जा लेते हैं, पुराने कर्जे वापस करते हैं। ये गुज़िश्ता 15-20 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो जोड़ तोड़ की सियासत है और वही पुराने लोग और आपको दोबारा वो सामने ले आते हैं, उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान अगले 2-3 साल इसी बदहाली का शिकार रहेगा, क्योंकि हमें कोई नए आइडियाज नहीं हैं, वो लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं कि जो एक नई सोच के साथ उन तकाजों को सामने रख के पाकिस्तान को ले जा सके जो इस वक्त हमारी रियासत कर रही है, हमारे 25-24 करोड़ आवाम की जो जरूरत है उसको जो सामने रख के काम कर सके। ठीक, अनफॉर्चुनेटली ठीक हो गया। दूसरी जानिब आमिर साहब, आपने इम्तियाज गुल साहब की गुफ्तगू से उन्होंने प्लेडो का रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा जिसका जब दिल करता है कलर चेंज हो जाते हैं, वो चीजें उसी तरह से चलती रहती हैं। डू यू अग्री? ये जो मुल्की सियासत में हमें नजर आती हैं एक्टिविटीज, ये उसी गेम का कहीं ना कहीं कोई हिस्सा है? इम्तियाज गुल साहब से मैं एग्री क्यों ना करूं, उनका तजजिया है और बहुत खूबसूरत, ये भी खबर है और असल बात जो आपने स्टार्ट में कही कि जी पीपल्स पार्टी बैठ के देख रही है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। पीपल्स पार्टी ने दर्जनों दौरे पंजाब के किए हैं, बड़े जरदारी साहब भी और छोटे जरदारी साहब भी आके बैठे रहे हैं, और आपको पता है कि शमूलियतों के ऐलान होते रहे और एंड पे वो खाली बास्केट में मौजूद है, और पंजाब से उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वो महबूस हो गए हैं सिंध के अंदर, उनको BAP के जो उस वक्त वजीर आला थे कद्दूस बजिंजो ने खत लिख के कहा कि हम आपके साथ शामिल नहीं हो रहे, माजरत कर ली थी। अगर आपको याद हो, वो IPP बनने से पहले सारा
माल उठाने के लिए आए थे, उन्हें नहीं मिला। उन्हें पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से पहले केपी में उम्मीद थी कि ये हरा भरा जो गांव है और बस्ती है सारी हमें मिलेगी, उन्हें नहीं मिली। उसके बाद से उनको मुस्लिम लीग ने उनसे गिला हुआ, एक्चुअली वो एस्टेब्लिशमेंट से गिला है कि ये चीजें तो हमें मिलनी थी, और उन लोगों ने जिन्होंने जाना होता है हर दफा और बदलना होता है, तो वो लोग भी ये देख के जाते हैं कि हमें मार्केट में बदले में भी अपने वोटों के अलावा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो पीएमएलएन है, आपको पता है बीएपी जो है वो पीएमएलएन से उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने निकाली थी, और जो सनाउल्लाह जहरी इस वक्त पीपल्स पार्टी में है कादिर बलोच के साथ, वो इतने बहादुर साबित हुए थे कि शाहिद खान अब्बासी उन्हें बचाने के लिए पहुंचे थे वजीर आजम के तौर पे, और इन्होंने कहा नहीं मैं रिजाइन करूंगा, मेरे बस से बाहर हो गया, और ये छोड़ गए थे, पाकिस्तान से भी चले गए थे उस वक्त। और हमारी सियासत का अलमिया है ना कि जब एस्टेब्लिशमेंट दाएं होती है और बाएं होती है तो आप इनको देख लें, ये सारे के सारे अच्छा इस तरह चल रहे होते हैं। यहाँ पे पीएमएलएन को आपको एक क्रेडिट देना होगा कि उनकी जो अपनी क़यादत थी, ये बलोचिस्तान या साउथ पंजाब आप देखेंगे कैसे जाती है, उनके लोगों ने 2-2 साल जेल काटी, और जब लोगों को महकमा ज़राअत साउथ पंजाब में एक्टिव हुआ तो क्या कहा जाता था जलसों में, विकटें गिर रही हैं। आज वो लोग विकटें गिराने के लिए नहीं, सदर मुमलिकत भी खत लिखने पे आ गए हैं कि उस वक्त पीटीवी के हमले पे भी खुश अब तो आमिर भाई ऐसा लगता है कि डकवर्थ लुइस मेथड अप्लाई हो रहा है। चेयरमैन को बताते थे कि अल्ताफ भाई का बस फैसला रह गया है। हमने अच्छा ये जो इलेक्टेबल्स का फिनोमेनन, अभी आपकी इजाजत से मैं इम्तियाज गुल साहब, ये जो इलेक्टेबल्स का फिनोमेनन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो आप जैसे सीनियर जो दानिश्वर हैं वो ये कहते हैं कि जी ये नजरियाती सियासत से मावरा लोग हैं, समहाउ बिल्कुल ठीक है बात, वक्त देख के पैंतरा बदल लेते हैं पार्टी देख के, लेकिन दूसरी जानिब ये इलेक्टेबल्स कहलाते ही इसलिए हैं कि दे कैन गेट देमसेल्फ इलेक्टेड, आई मीन दे हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एट देयर एरियाज कि वो इलेक्ट हो सकते हैं, उनको ये आर्ट आता है, चाहे वो इलेक्शन लड़ने का है, चाहे वो मशहूर रहने का है, या लोगों से वोट्स लेने का है, तो वो इस आर्ट को फिर कैश क्यों ना करें। आई मीन वो अगर पावर में रहेंगे तो वो इलेक्टेबल भी रहेंगे ना, लोगों के महबूब रहेंगे, लोगों के थाने कचहरी गलियां मोहल्ले फतेह जनाजे जिसे हम अपने देसी जबान में कहते हैं कर पाएंगे। तो इसमें क्या हर्ज है फिर, उन्होंने तो सियासत करनी है, मकामी लोग उनको वोट दे के बनाते हैं, तो क्या बुरा है फिर इलेक्टेबल होने में। देखिए कुछ इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि इनके कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो हल्का नयाबत है, क्योंकि खानदान नवाब होते हैं, सरदार हैं, चौधरी हैं, सैयदजादे हैं, तो उस हवाले से इनके कुछ मुस्तकिल वोट होते हैं। दूसरा ये वोट खरीदते हैं, अब ये आमिर को भी पता होगा, और चाहे कराची से लेके खैबर तक हर जगह पे ये होता है कि बल्कि सिंध में तो मेरा ख्याल बहुत ज्यादा है ये कि आप 8-10 हज़ार वोट ये लोग खरीद लेते हैं, और वही मुखालफीन के मुकाबले में मुखालफीन भी खरीदते हैं, तो चूंकि पैसे जितने बनाए होते हैं वो उतने ही पे लगाता है। तो ये जो कहते हैं कि हम बैलेट की बुनियाद पे, बैलेट के जोर पे मुंतखब होके आते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जितने भी रूरल हमारे एरियाज हैं, बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली और जनूबी डिस्ट्रिक्ट हैं, पंजाब, जनूबी पंजाब में जिसको इलेक्टेबल्स की हम बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी हकीकत है कि कुछ हो सकता है कि 50% तक 60% तक इनके वोट जेन्युइन हो, इसके अलावा जो कुछ होता है वो सारा मैनिपुलेशन के जरिए है, और इसीलिए ये इलेक्टेबल बने हुए इनको पता होता है। कुछ मिसालें भी हैं, वो यहाँ मैं देना मुनासिब नहीं समझूंगा कि किस तरह इन लोगों ने इवन एबटाबाद में, उसमें डेरा इस्माइल खान में, वहाँ पे अलबत्ता जो खरीदारी वगैरह है इसमें फिर अली अमीन गंडापुर और जो मौलाना फजल रहमान के दरमियान कॉन्टेस्ट था, वहाँ पे शायद वो खरीदारी काम नहीं आई थी मिसाल के तौर पे, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये इलेक्टेबल बनते ही अपने पैसे के जोर पे हैं। तो यानी देखे ना, ये लोग अपनी तब्दील क्यों करते हैं। जब खुद सना जहरी चीफ मिनिस्टर बने थे, इन्होंने तो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जब इंतखाब हुआ तो अखबारों में इन्होंने अपने प्रोफाइल लगवाने शुरू कर दिए थे कि वजीर आला बनने जा रहे हैं। फिर मैंने खुद इसी आपके इदारे के जो अखबार है उसमें एक फ्रंट पेज पे एक स्टोरी लिखी थी, और मैंने अपील की थी उसमें नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से कि बलूचिस्तान बहुत जख्म खुर्दा है, यहाँ पे एक बार पावर पॉलिटिक्स ना कीजिए, जिसका हक बनता है आप उनको वजारत आला दें। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब सनाउल्लाह जहरी को
लेके आए साथ कोयटा से पंजाब, और यहाँ पे बातचीत की, जिसके नतीजे में फिर वो आधी टर्म तो देखे ना, आज वो पीपल्स पार्टी में बैठा है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो अपने अपने इलाकों में बड़े जालिम इनका किरदार है। अभी हाल ही में मैं तुर्बत, पंजगुर, कोयटा से होके आया हूँ, बड़ी जुल्म की आने हैं, पैसे की बुनियाद पे, बंदूक की बुनियाद पे इन्होंने वहां पे अपनी राजधानी बनाई और उस तरह वोट भी उनको मिलते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो हम दो पार्टियों की बात तो करें, आमिर इलियास राणा साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक तो ये तो कि इस ये जो प्योरिटी प्रोसेस है या जो क्लिनलीनेस प्रोसेस है, फिर इसको देखते हुए क्या हम आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन लड़ना बंद कर दें, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है, और ये आज़ाद उम्मीदवार हमें पता है ये फौरन जेट तैयारे में बैठ जाते हैं, फौरन किसी भी जो पार्टी का स्लोगन होता है उसकी जो चादर होती है वो पहन लेते हैं। ये बात हमने 2018 में बड़ा कलीदी तौर पे नोटिस की, उसके बाद भी हो रही है, और अब 2023 में हम नून लीग के हक में ये बात देख रहे हैं, 18 में नून लीग के मुखालिफ ये बात होती रही है। तो फिर क्या करें हम? आई मीन इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है इस मामले के ऊपर? या फिर दूसरी राय ये हो सकती है कि नहीं, ये जैसे है वैसे ही चले, अवाम का हक है, चाहे वो खरीद के या अपनी मर्जी से वोट देते हैं दें, और फिर उसके मुताबिक ये प्रोसेस चले। आपके ख्याल में इसको प्योरीफाई करने की जरूरत है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत का एक फोटो रोजनामा एक्सप्रेस की मेन पेज पे है, और इसमें एक साहब ऐसा ही पार्टी परचम पहन के खड़े हैं विद आईपीपी लीडरशिप। देखिए, मैं आपको बताऊं, इशू ये है कि पाकिस्तान के कवानीन में अगर गुंजाइश मौजूद है तो इलेक्शन कमीशन तो कुछ नहीं कर सकता। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पार्टियां बदलते रहे हैं ना, ये नहीं कह रहा कि वो लोटे होते रहे हैं, पार्टियां बदलते रहे हैं, कुछ लोटे होते हैं और कुछ पार्टियां बदलते हैं आतन। मुझे बताएं, नवाज शरीफ पे बहुत इल्जाम लगे, लेकिन 2013 में क्या केपी में पीटीआई की पहली गवर्नमेंट को वो नहीं रोक सकते थे जब वो फुल अक्सरियत के साथ पंजाब इसमें हमेशा फर्क क्या होता है लोटे में और पार्टियां बदलने में? मैं आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ी सी बात कर लेने दें, बात खराब हो रही है। मैं जब परवेज खटक वजीर आला बने थे, आपको पता है जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान सब ने नवाज शरीफ से कहा था, और फजलुर रहमान साहब ने पब्लिकली कहा था कि आप पीटीआई की गवर्नमेंट केपी में मत बनने दे। उन्होंने कहा नहीं, वो सिंगल मेजोरिटी पार्टी आई है, अक्सरियत नहीं है उनके पास, लेकिन ये राइट उनका है कि वो गवर्नमेंट बनाए। क्या मिला जवाब में? धरना। सियासत में अगर किसी शख्स ने कोशिश भी की तो उसको जवाबन क्या दिया खान साहब ने। अब ये जो ढूंढ रहे हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, ये सब कुछ करके आए हैं। ये तभी मुमकिन होगा जब सियासतदान से बात करें। जब ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाएंगे, मसाइल खराब होंगे। बहुत कोशिश ऑडियो आपस में दोनों ने मिलकर तय किया कि हम बारी बारी हुकूमत करेंगे। खान साहब ने यही किया। और फिर तकरीरें क्या की, फौज के खिलाफ भी और सियासतदानों के भी, कि मैं तो मजबूर था इंटेलिजेंस एजेंसियों से वोट लेने। ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज जारी है। मैं जरा इसका जवाब इम्तियाज गुल साहब कमेंट सुना आपने आमिर साहब का, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे जो बात आमिर साहब कर रहे हैं? देखिए, कोई अगर किसी की अक्सरियत है किसी सूबे में तो उसको हुकूमत बनाने देना ये कोई एहसान नहीं है। यानी जो मौलाना फजलुर रहमान या आसिफ अली जरदारी ने अगर उस वक्त मशवरा दिया था 2013 में, तो हम वही तो रोना रो रहे हैं कि जिस सूबे में जहां पे भी किसी की अक्सरियत आ जाती है उसका हुकूमत बनाने का एक फितरी हक होता है, तो उस हक को आप अंडरमाइन क्यों करते हैं? तो उस लिहाज से वो अच्छी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने उन दोनों की बात नहीं मानी और उस हुकूमत बनने दी। हालांकि क्या होता, वही होना था कि अगर वो तीनों इकट्ठे हो जाते, एक ही पेज पे आ जाते, तो एयर की खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती। तो वो इस लिहाज से अच्छा है कि अगर जहां जिसकी अक्सरियत है उसको हुकूमत बनाने दें, और कुछ नई रिवायात, बल्कि नई रिवायात नहीं, रिवायात को पक्का करें। और रिवायत यही है कि जिसकी जहां पे अक्सरियत है उसको हुकूमत बनाने दें। और अगर आप कहते हैं कि चूंकि हमारे साथ किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, वो गलत काम था, लेकिन अभी तो चूंकि जो हालात हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ और उनके साथियों ने बहुत सारे इख्तियारात किसी और के हवाले कर दिए, पार्लियामान ने भी अपने इख्तियारात किसी और के हवाले किए, ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा, पाकिस्तान के जमहूरी प्रोसेस के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जो 4-5-6 अगस्त को जो तरामीम हुई हैं, और उसमें इतना बिल्कुल हमने वी हैव सेट बैक द कंट्री बाय सेवरल इयर्स। तो उसमें अभी नवाज शरीफ साहब को और उनके बहुत सारे लोगों को इसकी भी जवाबदेही करनी होगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया।
कि उन्होंने पहले तो अकेला इमरान खान एक तरफ खड़ा था, इन्होंने सब ने मिल मिला के अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए, जो कि बहुत नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। मैं बतौर पाकिस्तानी इस बात पे बहुत सीधा हूँ कि किस तरह हर इदारे का अपना अपना काम है, उसके मुताबिक राइट। ठीक है इम्तियाज गुल साहब एंड आमिर इलियास राना दोनों सीनियर तजिया के साथ मौजूद थे। आपने तबसरा सुना, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बात करते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट आफ्टर सियासत, क्रिकेट की। क्रिकेट में इस वक्त जो कौमी टीम की कारकर्दगी रही है वर्ल्ड कप में कुछ बहुत खातिर खा नहीं रही है, हम नहीं कह सकते बहुत अच्छा खेली पाकिस्तान की टीम। मायूसी है इस वक्त मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर, खिलाड़ियों में भी मायूसी है और व्यूवर्स हम जैसे जो हैं उनके अंदर भी मायूसी है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक रोशनी की तलाश है, इस वक्त उसका आगाज़ कर दिया गया है। तौसीफ अहमद साहब वो टॉर्च बेरर बनाए गए हैं फॉर द टाइम बीइंग। एक सरबराही अबूरी सिलेक्शन कमेटी बनी थी, वो भी तहलील कर दी गई। तर्जुमान PCB आलिया रशीद साहिबा का ये कहना है कि जो नए चीफ सिलेक्टर हैं उसका भी फैसला नहीं हुआ। बोर्ड मोहम्मद हफीज साहब को ये जिम्मेदारी देना चाहता है। सुहेल तनवीर की जूनियर सतह पर खिदमत हासिल की जा सकती हैं। यूनुस खान को कराची की सतह पर जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। दूसरी जानिब जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं उनसे साबिक क्रिकेटर यूनुस खान साहब की, मोहम्मद हफीज़ की, वहाब रियाज और सुहेल तनवीर की मुलाकात हो गई है। नई मुलाकातें, नई बातें, क्या नए क्रिकेटर्स के आने से ये तब्दीलियां होंगी? जो तीनों फॉर्मेट्स हैं, इन तीनों फॉर्मेट्स के ऊपर क्या तब्दीली की जा सकती है और क्या तब्दीली सिर्फ कप्तान या प्लेयर्स की हद तक ही होनी चाहिए? फैसला साज भी तब्दील होने चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, सीनियर प्लेयर्स ने मशवरा दिया है और कप्तान बाबर आजम पर दबाव कम करने के लिए सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का कप्तान रखने की भी तजवीज़ दी गई है। PSL की बुनियाद पर खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर भी सवाल उठाया है। इस पर बाबर आजम को आज तलब भी कर लिया गया है। टीम डायरेक्टर की जो मिकी आर्थर है उनको बुध को दुबई से लाहौर आमद के बाद अपनी रिपोर्ट भी वो पेश करेंगे। सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। ऑब्वियसली ये जो कौमी टीम की कारकर्दगी, उसके बाद बहुत सारी खबरें आई, तब्दीलियों के हवाले से बातें हो रही थी, नए कुछ नाम भी सामने आ रहे थे। यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं, नुमाइंदे भी हैं और इस हवाले से बात भी करते रहते हैं ऑन ऑफ। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो अभी हम तब्दीलियों के हवाले से एक हवा चली है और सीनियर प्लेयर्स की मुलाकातें भी हुई हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, वर्ल्ड कप जैसे ही ख़त्म होता है इस तरह की तब्दीलियाँ यकीनी तौर पर सामने आती हैं कि बहुत सारी चीज़ें करना पड़ना जाती हैं PCB को। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वक्त तो बहुत कम है, लेकिन बहुत अहम फैसले करने हैं। जिस तरह कल मुलाकातें हुई 4 क्रिकेटर्स के साथ, यूनुस खान, वहाब रियाज, सुहेल तनवीर, मोहम्मद हफीज़ के साथ, तो उसमें यकीनी तौर पर उसके बाद सरफराज नवाज़ और आमिर सुहेल से भी उनकी जूम पर गुफ्तगू हुई थी, जिसमें उन्होंने तब्दीलियों के हवाले से और बेहतरी के हवाले से उसमें बातचीत की गई। अब एक ही ऑप्शन है कि या तो बाबर आजम खुद कप्तानी से अलग हो जाए या फिर PCB ये भी सोच रहा है कि उनको उससे बरतरफ करके सिर्फ उनको फोकस किया जाए कि सिर्फ अपने वनडे क्रिकेट पर ही तवज्जो दें। तो आज उनको ज़ाहरा बाबर आजम को भी बुलाया और मिकी आर्थर भी पहुंच गए हैं लाहौर में, उनकी भी आज मुलाकात है। आज एक अहम फैसले हो सकते हैं जिसमें पाकिस्तान फ्यूचर का जो है वो उसमें तयन किया जाएगा। पाकिस्तान टीम ने अब क्योंकि जाना है 14 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होनी है, 2 तारीख को पाकिस्तान टीम की वहाँ पर रवानगी है। उससे पहले जितने भी ये फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना पड़ेंगे, लेकिन एक दफ़ा सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है क्योंकि डंक टपाओ पॉलिसियों से काम नहीं चलने वाला। हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी इस तरह के डंक टपाओ फैसले किए गए। उसकी मेन वजह ये रही कि चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास भी ज़्यादा इख्तियारात नहीं है, ना उनके पास लंबा टेन्योर है कि वो अच्छे फैसले कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब तक तसलसल नहीं आएगा उस वक्त टीम की परफॉर्मेंस में भी तसलसल नहीं आने वाला। तो अब देखते हैं कि आज बाबर आजम क्या फैसला करने जा रहे हैं। इस बात की है कि एक शख्स जिसका टेन्योर भी कम है, जिसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों को शायद उनकी रिजर्वेशंस भी हैं, वो फिर इतने बड़े बड़े फैसले कर क्यों रहा है कि 75 लाख पे मिकी आर्थर जैसे लोग अपॉइंट हो रहे हैं, 25 लाख पे इंजमाम साहब जैसे लोग अपॉइंट हो रहे हैं, और अब भी ज़का अशरफ साहब बजाय इसके कि अपनी पॉलिसियों को क्वेश्चन करें, क्या उनकी कोई गलती नहीं है सारे मामले के अंदर कि वो नए क्रिकेटर्स को बुलाकर लाइक किंग्स, आई मीन ही इज मीटिंग पीपल, और वो फैसले कर रहे हैं? क्या उनको भी तो अपने आप से सवाल करना चाहिए? और क्रिकेट व्यूअर्स ये सवाल उनसे कर रहे हैं। वो सवाल बाबर आजम तो परफॉर्म करना है, उसने तो खेल रहा है, उनसे क्या सवाल नहीं होना चाहिए? इमरान माजर के साथ के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह हैं ज़का अशरफ, आउट ऑफ डेट इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करो, आउट ऑफ डेट चेयरमैन है। इनको जदीद क्रिकेट का बिल्कुल कुछ पता नहीं है। इवन कि अगर आप उनसे कहें कि हमें 11 खिलाड़ियों का नाम लिख कर दें तो शायद वो भी नहीं लिख पाए। माय गुडनेस, इस तरह की सूरत हाल है। तो एक सियासी जब तक ये तकर्रियाँ होती रहेंगी, जिस तरह पहले नजम सेठी ने तकर्री की मिकी आर्थर को लाए, वो उन्होंने कहा था कि मैं मिकी आर्थर को लाना चाहता हूँ, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हमारी इतलात के मुताबिक तमाम जो क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार उन्होंने इसकी मुखालफत की थी कि आप मिकी आर्थर को ना लगाएं, बल्कि जो पाकिस्तानी कोचेज उनके साथ ही जिन्होंने परफॉर्म किया उनको कंटिन्यू करने दें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं,
मुझे हर हाल में मिकी आर्थर ही चाहिए। आपको याद होगा कि मिकी आर्थर ने सिर्फ एशिया कप के एक मैच में पाकिस्तान टीम के साथ जिम्मेदारियां निभाई, उसके बाद उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का साथ दिया। दिहाड़ी लगाने आते हैं। इससे पहले वो ऑनलाइन कोचिंग करते रहे थे, डर्बीशायर के वो कोच थे, उनकी टीम वहाँ पर सबसे आखिर में आई। तो इस तरह के जब तक फैसले होंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ नहीं अपनाई जाएंगी, सिस्टम बनाना की ज़रूरत है कि चेयरमैन कोई भी हो, एक सिस्टम बना लिया जाए कि हमारे ये कोचेज़ होंगे 3 साल के लिए होंगे। तो नॉर्मली हमने देखा कि स्पोर्ट्स में जितने भी बड़े फैसले होते हैं ना, वो 4 साल के लिए होते हैं कि वर्ल्ड कप 4 साल बाद आना है, तो 4 साल के दौरान अब तमाम कप्तान भी अनाउंस करें, अपना कोचेज़ भी रखें, उनको पता हो हमने 4 साल में काम करना, उसके बाद डिलीवर करना है। अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर हमें घर भेज दिया जाएगा। हमारे यहाँ ये होता है कि महीने बाद कोई कोच होता है, 1 माह के बाद की बात की, इसमें हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे कि जब भी कोई पॉलिटिकल हैपनिंग होती है, चेंज आता है, तो उसके साथ साथ ऐसे इदारों के सरबराहान भी बदल जाते हैं। ज़ाहिर है हर कोई अपने मनपसंद सरबराह को लाना चाहता है। अब दूसरी जानिब अब ये जो मैनेजमेंट से ध्यान हटाकर प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम गेम किया जाता है, इसके ऊपर भी तो प्लेयर्स का रद्द अमल कुछ पता लगता है कि ऑब्वियसली चाहे वो बाबर आजम हो या किसी भी प्लेयर पे तनकीद की जाती है और सारी जो अपनी जिम्मेदारी है उससे बरी जिम्मा होकर प्लेयर के ऊपर डाल दिया जाता है। इस पे प्लेयर्स तो बड़े ऑफेंड होते हैं, ज़ाहिर उनकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। जैसे हॉकी में एक टर्म इस्तेमाल होती है पास देना, कि आपके पास बॉल आई है तो आप दूसरी खिलाड़ी की तरफ पास दे रहे हैं, वो आसानी होती है कि आप खुद से बड़े जिम्मा हो जाएं। जो भी चेयरमैन आता है उसकी यही कोशिश होती है कि खिलाड़ियों पर ही मलबा डालकर अपनी स्किल को बचाया जाए। इसी वक्त ये भी क्रिकेट बोर्ड में यही हो रहा है कि हर चेयरमैन ये चाहता है कि मैं अपना मलबा खिलाड़ियों पर डालूं, हॉकी में एक टर्म डॉज भी इस्तेमाल होती है। हाँ जी, इस तरह पास और तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है। बाबर आजम पर उन्होंने तलवार लटकाई हूं कि या भाई खुद या छोड़ दो तो या फिर हम आपको बरतरफ कर देंगे। तो आज जो हमारे जराए के एक और बड़ी मुहिम बात, पहले तो आप जैसे साफी जो है ना वो तजिया करते थे, वो खबरें देते थे, वो आके बात करते थे और जाहिर बात है बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, खबर को ऑन किया जाता है। हमारे जितने खिलाड़ी हैं इस वक्त उसमें से एक बहुत ज्यादा मौजूदा प्लेइंग 11 का भी हिस्सा रहने वाले खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो भी तजियाकार हैं। ये जो क्रिकेट बोर्ड ने अंधाधुंध तजियाकार पैदा कर दिए हैं कि मैं खेल भी रहा हूं, मैं तजिया भी कर रहा हूं, मैं अपने ही टीवी चैनल पे बैठ के कह रहा हूं मैं अवेलेबल हूं, मुझे टीम में ले लो। उनकी गेम पे, उनकी सर्विसेज पे कोई डाउट नहीं है, हमारे हीरोज हैं। बट क्या ये होना चाहिए? मैं इंडिया में ये नहीं देखता, मैं इंग्लैंड में ये नहीं देखता, मैं ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं देखता। उनका कोई 1-2 क्रिकेटर्स निकलते हैं जो कमेंट्री करते हैं किसी बड़े चैनल पे, किसी बड़े इवेंट में नजर आते हैं। हमारे यहाँ तो सभी तजियाकार बन रहे हैं। ये कितना डैमेजिंग है कैप्टन के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो रोज नए नए मशवरे आ रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे ज़्यादा डैमेजिंग बात है कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, हर बंदा यानी कि अपनी अपनी ज़ुबान तोती बोलती जा रहा है वहाँ पे, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचेगा। अभी पहुँचना शुरू हो गया है, मज़ीद जाकर पहुँचेगा। हमारा भी हाल वही होगा जिस तरह हॉकी का हाल हमारी कौमी टीम का हुआ है। जो टीम का मेंबर होता है, जब टीम से बाहर होता है, वो बाहर टीवी पर किसी बैट को तजिया शुरू कर देता है। ऐसे ही इससे होना तो ये चाहिए कि पीसीबी को एक थोड़ी सी शिक अपनी लाजमी इसमें ऐड मतलब मैं करनी इसमें यहाँ पे चाहिए। पॉइंट, मोहम्मद आमिर साहब पूरे वर्ल्ड कप पे तनकीद करते रहे बाबर पे, और जो ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ उन्होंने इमाद वसीम को कप्तान बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। आप क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? आप क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपने आप को सर्व कर रहे हैं। आप पे इस सीट पे बैठ के, जिस पे मैं बैठा हूँ या आप बैठे, एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप फिर, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं आवाम का एक नुमाइंदा हूँ। फिर आप भी वहां पे जब तजिया कर रहे हैं तो बतौर तजियाकार बात करें आप ख्वाहिशा। और ये कुछ साफियों के साथ भी ये मसला है, लेकिन मेनली इन प्लेयर्स के साथ है जो एजेंडा टो कर रहे हैं और उसका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान किसी की तरजीह नहीं है, ना पाकिस्तान टीम किसी की तरजीह है। वो साथ में कभी यारी दोस्ती जो उसको निभाया जाए। मैं अगर आपका दोस्त हूं तो मैं चाहूंगा कि इमरान किसी ना किसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड में बिल्कुल ऐसे ही आ जाए। पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता, हालांकि पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। हमसाया मुल्क की मिसाल से आपने जैसे दी कि उनके खिलाड़ी इस तरह बातें नहीं करते, वो जब बोर्ड से बाहर होते हैं फिर जाके वो अपने जो तज़िये वो देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो टीम में नहीं होता वो बाहर टीवी पे बैठकर अपने तबसरे शुरू कर दी, जिससे जो नुकसान है यूनिटी है पाकिस्तान टीम की, उसको डैमेज जाहिर है। और इस तरह के प्लेयर जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इन वर्ल्ड कप्स के दौरान, इन टूर्नामेंट्स के दौरान तज्जिए देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जिन प्लेयर की आप बात कर रहे हैं वो कई ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं क्योंकि वो अपने दौर के अंदर तो शायद उस तरह से नहीं कल कर पाए। रज़ाक साहब की एक स्टेटमेंट पे उनको माफी मांगना पड़ गई ऐश्वर्या रॉय के ऊपर, जो उन्होंने जो एक्ट्रेस है इंडिया, वो फिर उस पे अपॉलॉजी करे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। क्या हो रहा है? मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ फ्यूचर में क्या आप देख रहे हैं, व्हाट्स गोना हैपन, क्या हो रहा है? देखिए फ्यूचर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है?
नया स्ट्रक्चर तो ये दिखाई दे रहा है कि बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट टीम की कप्तानी तक ही महदूद किया जाएगा। अच्छा। अब पाकिस्तान टीम को क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ पर 3 टेस्ट मैच है, वहाँ पर किसी को भी कप्तान बना दे पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात ही वहाँ पर होंगी। माजी में भी हमारी टीम की परफॉर्मेंस का म्यार इतना अच्छा है, वहाँ पर कभी भी नहीं रहा जो इस तरह हम तो कर सके। तो इसलिए पहले कुछ हल्कों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा था किसी नायब खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाए। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार ये तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद हमारे टेस्ट मैचेस ही नहीं है, तो फिर अब वो भी ये कहना शुरू हो गए कि नहीं बाबर आजम को ही इनके कप्तान बरकरार मोहम्मद हफीज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं इसमें कितनी सदाकत है और क्या कोई चांसेस हैं मोहम्मद हफीज को? देखिए, मोहम्मद हफीज और यूनुस खान 2 ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं, और यही वजह है कि कल उनकी मुलाकात भी चेयरमैन पीसीबी से हुई है, जिसमें उन्हें की रोल पर उनको ऑफर की गई है कि वो अपनी आकर जिम्मेदारियां निभाएं। अब मोहम्मद हफीज का मसला ये कि वो चाहते हैं कि मैं बाहर बैठकर ही ज़्यादा से ज़्यादा बातें करूं, बोर्ड में आकर जिम्मेदारी लेने को कभी भी तैयार नहीं हुई। इससे पहले भी वो क्रिकेट की जो टेक्निकल कमेटी थी वर्ल्ड कप से पहले उसका हिस्सा थे, उसको इज्जत दी गई थी मिसबाह उल हक के साथ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरे जो जिस तरह की मेरी सोच है, मुझे काम नहीं करने दी, इंटरफेयर करते हैं लोग, वो उनका क्लेम ये है, इसलिए मैं काम नहीं करता। हफीज तो ये कहते हैं। हफीज वो उसकी बात ठीक है, शायद उस तरह उसको काम नहीं करने दिया जा सकता जिस तरह वो चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते हैं फिर आप तनहा फैसले नहीं करते, आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि इस तरह बेहतर किया जाए, लेकिन बाकी जो क्रिकेटर जैसे मिसबाह उल हक उनके साथ थे, दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनकी राय के साथ आपको फिर बेहतर चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब तक प्लेयर्स जो इस तरह के फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, जो जिनकी रिप्यूट अच्छी है, जो क्रेडिबल है, अगर उनको काम नहीं करने दिया जाएगा तो जाहिर है वो फिर इन ओहदों से एग्जैक्टली इस्तीफे भी देंगे और वो मजबूरी की वजह से करते हैं। थैंक यू वेरी मच यूसुफ अदनान साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है गेम ऑफ थ्रोन्स जारी है। पाकिस्तानी जी क्रिकेट के अंदर मैनेजमेंट के अंदर बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, क्या इस पे नतीजा होगा, इस पे हमने आगे जाके और बात करनी है। और कल के जो आज सेमीफाइनल, जी जी बिल्कुल, आज सेमीफाइनल के हवाले से भी हमने बात करनी है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेकिंग न्यूज की वजह से हमें मुनक़ता करना पड़ा था वो सिलसिला जो हम स्मोक के हवाले से कर रहे थे। हमारे साथ अफजाल तालिब साहब लाइव मौजूद है इस वक्त, मानते हैं उनसे जरा पूछ लेते हैं तो मौजूदा बाहर सूरत हाल क्या है स्मोक की, विद दैट जो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं स्मोक को रोकने के लिए, वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन स्कूलिंग है, इस पे क्या ताज़ा तरीन है। अफजाल भाई थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जो आप बता रहे थे जरा दोबारा शुरू से बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या सोच रही है और इस वक्त ओवरऑल क्या अपडेट्स है आपके पास स्मोक सिचुएशन को लेकर। लाहौर जो है आलूगी के अतबार से दुनिया के जो है खतरनाक ममालिक में शुमार होने लगा है, जिसकी बुनियादी वजह पिछले गुज़श्ता 8-10 सालों से ये सिलसिला जारी है। उसके पहले समूह का सिलसिला भी नहीं था, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन की बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान पंजाब भर से जो लोग हैं, चाहे वो पढ़ाई के हवाले से हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से, इलाज के हवाले से है, तो लोग माइग्रेट करके लाहौर आ गया। लाहौर में चूँकि पोल्यूशन के अतबार से जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है वो तजावज़ कर चुका है, इसकी वजह से लोगों के जो सेहत के लिए भी इंतहाई मुज़र है। तो लाहौर में आज जो औसतन अभी तक जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 280 से ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है, लेकिन ये अभी चूँकि सुबह का वक्त है और लोग कारोबारी मराकज़ के लिए, दफातर के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए लोग निकलेंगे, तो ये कम से कम 3.5 से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। तो डिफरेंट एरिया में 400 से 500 तक भी जो है वो इंक्रीज़ करता है। डिफरेंट एरियाज में मुख्तलिफ जहाँ ज़्यादा रश है वहाँ ज़्यादा रश, वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। हुकूमत पंजाब की जानब से जो सूरत हाल है, चूँकि महकमा दरमियान सारा साल तो वो काम करते हैं कि जो है कारकर्दगी नहायत ही नाकस है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात है तो लाहौर शहर में आज से 15-20 साल पहले तमाम गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुआ करते थे, लेकिन अब वो सिलसिला बंद हो गया। लिहाजा यूँ जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ हैं, जो दीगर पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियाँ वो भी चलती है। इस तरीके से जिग जैग जो जदीद तर्ज के भट्ठे लगाए जाने थे उन पर भी काम जो है वो ना होने के बराबर है। इसी तरीके से लाहौर के शहर के इर्द गिर्द बेशुमार फैक्ट्री ऐसी चल रही है जहाँ पे टायर जलाकर और ऑयल जलाकर जो है वो धुआं इसके बहस बन रही है और आलूदगी को मुतासर कर रहे हैं। तो इन तमाम सबसे बड़ी बात जो है एक फैक्टर जो है ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर बहुत ज़्यादा लाहौर में जो है वो अब तो अर्बनाइजेशन की जो नई जो रिपोर्ट है उसमें जो है 80% जो कह रहे हैं चूँकि गाड़ियों के धुआं की वजह से आलूदगी फैल रही है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो अंसर है आलूदगी फैलाने का और स्मोक का बहस बनने का वो है तरक्याती काम। तो लाहौर में इस वक्त अगर मैं गलत ना हूँ तो लाहौर के शहर के तमाम एरियाज़ में अंडर पासेज हैं, फ्लाई ओवर और हैं, रिंग रोड है, हर तरफ खुदाई हो रही है। तरक्याती काम जो है बेशुमार तरक्याती
ज़ाहिर है खरबों बहुत को देने सारे थे। उनकी फैक्टर्स तकलीफ हैं, जो है- चाहे वो ट्रैफिक है या दीगर मामलात हैं, लाहौर में स्मॉग में इजाफे का बायस बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त स्मॉग की जो सूरत हाल है और जो वज़ीर आला ने आज इजलास बुलाया उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस होनी है इस पर बात कर रहे थे, और अल्लाह करे कि ये स्मॉग के मामलात पे जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेस गवर्नमेंट के साथ हैं और चाहेंगे कि ये जल्द खत्म हो। आगे बढ़ते हुए अब दहशतगर्दी की बात कर लेते हैं जो इसराइल कर रहा है गजा के बेगुनाह निहत्ते लोगों के ऊपर, उसकी हम बात कर लेते हैं। इस पर जो इसराइली जारियत है उसका 40वां रोज़ शुरू हो गया है और वो 40 रोज़ हो गए हैं और 40 रोज़ से ये जारी है। जो इसराइली फोर्सेज हैं इन्होंने भूख और प्यास के बाद आपको मालूम है अब हॉस्पिटल्स को हदफ बना लिया है। इसराइल की बमबारी ने गजा के अस्पतालों को गैर फाल कर दिया है। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीक की है कि उसका गजा के मरकजी अस्पताल अल-शिफा से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अस्पताल के जो इंक्यूबेटर्स हैं वो बंद हो गए हैं और इसकी वजह से कई नौज़ायदा बच्चे ऐसे हैं जिनको खोने का खदशा पैदा हो गया है, जिनके दुनिया से जाने का खदशा पैदा हो गया है। जो हॉस्पिटल का सहन है यहाँ पे कई लाशें गल सड़ रही हैं, दफनाने का इंतजाम नहीं है। इसराइली टैंक्स यहाँ पर स्नाइपर्स ने अल-शिफा अस्पताल को घेरे में ले रखा है जो गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल है। अल-कुद्स इस हवाले से भी मुसलसल हम आपको आगाह कर रहे हैं, अब काम नहीं कर पा रहा। यहाँ पे ईंधन ही नहीं है, ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं। अस्पताल के अतराफ में जो इसराइली हमले हैं मुसलसल जारी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का ये भी कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी से उसके 100 से ज़ायद अफराद या अरकान अक़वाम मुत्तहिदा के वो हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने परचम सरनिगू कर दिए हैं। दूसरी जानिब गजा में इसराइल के बदतरीन फ़िज़ाई हमले भी जारी हैं। खान यूनिस में 20 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं, जबकि लबनान से इसराइल पर मोटर गोले दागे जा रहे हैं। जबकि इसराइली जो फ़िज़ाइया है उसने जनूबी लबनान में बेहिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है, जबकि मगरबी पट्टी में इजरायली अफवाज ने कार्रवाइयां करते हुए मजीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। दूसरी जानिब जो इसराइल के वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा है कि हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों की रिहाई के एवज में डील हो सकती है, ताहम उन्होंने इसकी तफसीलात अभी तक फराहम नहीं की। और अमेरिका ने कहा है कि गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। व्हाइट हाउस पे नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान ने कहा कि इजराइल पर वाज़ेह किया है कि गजा के अस्पतालों में आतिश गिर जो हथियारों से लड़ाई से गुरेज किया जाए, जिससे आम शहरियों की जो जिंदगी है उनको खतरा जो दरपेश है उसको अवॉइड किया जा सके। इसी में बात करेंगे मौजूदा ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इस पे अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद है। माहिल बैनुल-अक़वामी बिल्कुल हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो कि आप सिचुएशन बता रही थी तो बारिश भी हुई है गजा के अंदर, रिपोर्टली कुछ विजुअल्स भी हमारे पास। ऐसा लगता है कि शायद प्यासे लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ हद तक फरियाद सुनी है। बच्चा आपको बाल्टी में पानी भरता नजर आता है, बारिश का पानी है, चूंकि पानी भी मुनक़ता किया गया है, लोगों के पास नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ उन इंक्यूबेटर में मौजूद मासूम शीरख्वार बच्चों के बारे में जिनको बुनियादी जो भी ऑक्सीजन की मद में या खुराक की मद में उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, उनकी क्या हालत होगी। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। हम सत्तार साहब अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे मुताबिक तो हमें यही इन्फॉर्मेशन है, हम ज़रूर चाहेंगे चूँकि आप इन मामलात पे और जो भी दहशतगर्दी इस वक्त इसराइल की जारी है फ़लस्तीनियों के ऊपर, ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने है। अब क्या आप इस मौजूदा सूरत हाल पे अपना कमेंट करेंगे? सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है और बैनुल अक़वामी बिरादरी की जो खामोशी है वो भी इंतहाई शर्मनाक है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी तरफ से बयानात जारी किए हैं, लेकिन जो पावर की इक्वेशन है उसमें जब तक मगरबी ममालिक और खुसूसन अमेरिका कोई किरदार अदा नहीं करे उस वक्त तक हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। और जब तक यूरोप और अमेरिका मिलकर इसराइल को जंगबंदी पर आमादा नहीं करते उस वक्त जंगबंदी के आसार नजर नहीं आ रहे। बज़ाहिर तो नेतन्याहू ने ये कहा है कि जी इस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन अब जो नुकसान हो चुका है वो लाज़िम बात है अफसोसनाक है और अभी तक उनकी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेसी मैक्स ने कहा था कि इंसाफ की बुनियादी मतलब जो है वो ताकतवर का हुसूल होता है, या एक और जो कहावत है कि इंसाफ एक ऐसा जाला है जिसको ताकतवर तोड़ के निकल जाता है और गरीब उसमें फंस जाता है। तो बज़ाहिर रहा है कि निहायत गरीब और बेबस आवाम जो है वो इस बैनुल अक़वामी निज़ाम इंसाफ में फंसे हुए हैं, जबकि ताकतवर है वो अंधाधुंध ताकत इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। ये जो बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट है कि जो मुख्तलिफ यरगमाली हैं
इजरायली यरगमाली उसके बदले जंगबंदी पे बात हो सकती है। वैसे तो वो इसको टेररिज्म करार देकर और अपनी सलामती का खतरा देकर सेल्फ डिफेंस के लिए हमले करार देते हैं, तो दूसरी जानिब जब ये अपने यरगमालियों के लिए जंगबंदी पे राजी होते हैं, क्या ये ड्यूअल स्टैंडर्ड्स नहीं है? और दूसरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अमेरिका के हवाले से है, जिसने अब से कुछ देर पहले ये खबर आई थी अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से, कि जंगबंदी हो गई है, हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने नहीं सुनी। तो क्या ये महज मीडिया का या खबरों का पेट भरने के लिए अमेरिका अपना एक मस्बत इमेज भी दुनिया के सामने कायम रखना चाहता है और दूसरी जानिब फलस्तीन को, दूसरी जानिब इसराइल को सपोर्ट भी किया जा रहा है, या वाकई इस वक्त इसराइल सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही है क्यों नहीं? देखिए, मसला यह है कि इजराइल के लिए उसकी यरगमाली बहुत अहम है। माजी में ऐसी भी हमें मिसालें मिली हैं कि एक आध सिपाही के रिहाई के बदले जो हमास की या मिलिट्री में था, उसके बदले में उन्होंने हजारों फलस्तीनी भी रिहा किए हैं। तादाद में फलस्तीनी जो है वो इसराइली जेल में हैं। लेकिन अब इस जंग की रैशनैलिटी पे सवालात उठ रहे हैं, हर तरफ से सवालात उठ रहे हैं। उस पर हमास पे भी किसी हद तक तनकीद हो रही है, इसराइल पे भी हो रही है कि चंद सौ लोगों को बचाने के लिए आपने हजारों लोगों को हलाक कर दिया। इसी तरह अगर हमास का ये है कि 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जो है वो इजरायली जेल में हैं, तो अब वहां पे भी उसकी रैशनैलिटी पे क्वेश्चन हो रहे हैं कि 1000 फलस्तीनियों की रिहाई के लिए 12000 के करीब फलस्तीनी की हलाकत को है। तो आर्गुमेंट दोनों तरफ है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो इसराइल, हालांकि वो हमला हुआ, लेकिन कुछ उन्होंने नरमी भी दिखाई जब उन्होंने गजा से जो सेटलमेंट है उनको डिसमेंटल किया। कुछ अंदाजे के मुताबिक वो सेटलमेंट सैकड़ों में थी और उसमें खुद न करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोगों की नजर में ये जो मौजूदा जंग है इसमें कुछ मामला अनप्रोवोक भी हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो फलस्तीनियों का हुआ है। जहां तक सिविलियन इसका ताल्लुक है, लेकिन दुनिया की हर जंग में बदकिस्मती से सिविलियन कैजुअलिटीज होती है। ये माजी में होता था कि जी लड़ाइयां होती हैं तो एक जनरल वहां से आ गया, पृथ्वीराज कहीं और से आ गया, तो मोहम्मद गौरी या कोई और जनरल किसी और उससे आ गया, और उससे भी पीछे अगर चले जाएं तो दू बदू जनरलों में लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप 70, अगर उसमें आप एक बड़ी तादाद उठा ले तो सारे सिविलियंस की, चाहे वो हिरोशिमा नागासाकी और दूसरे वाक़यात हों। तो इसी तरह यहाँ पर फॉर्चुनेट है कि हालांकि जेनेवा कन्वेंशंस मौजूद हैं, ऐसे उसूल मौजूद के तहत आप सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन इसराइल सिविलियंस को टारगेट कर रहा है और मुसलसल और उसका इजहार भी कर रहा है। अच्छा, वक्त मेरे पास कम है अब्दुल सत्तार साहब, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इससे पहले हमें उम्मीद होती थी कि यूरोप बोले तो शायद असर हो, अवाम खड़े हों तब असर हो। लंदन में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो गए, यूरोप में हो गए, कल चीन ने भी जो हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक है उसके ऊपर कल चीन ने भी लबकुशाई की, अमेरिका इससे पहले कह चुका है, यूनाइटेड नेशंस के अपने 100 बंदे मारे जा चुके हैं। अब क्या ऑप्शन है? आई मीन देयर इज नथिंग लेफ्ट के इसराइल के सामने, और क्या ऐसी दलील आए, ऐसी तजवीज आए जिस पे वो अमल करे? लगता है कि सब कुछ हो चुका है, अब तो जैसे वो चाहेंगे, जो है जैसे है की बुनियाद पे वो करेंगे, अब तो पीछे कुछ बचा नहीं है। लेकिन इसका पुरअमन ही हल है, और जिस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं उन मुजाहरों में शिद्दत आनी चाहिए। मैंने ये पहले भी अर्ज किया है कि अमेरिका वियतनाम की जंग वियतनाम के जंगलों में नहीं आ रहा था, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में आ रहा था। तो बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने वहां पर निकलना शुरू किया था और उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज हुआ था। जरूरत इस अमर की है कि इसराइल के अंदर भी जो बाज़मीर लोग हैं वो इस जंग के खिलाफ खड़े हों। और ऐसा रहा है माजी में 1000 इजरायली रिजर्व, माजी में ऐसा भी है कि उन्होंने जंग में शिरकत किया है। तो जरूरत इस अमर की कि पूरी दुनिया में लोग बड़े पैमाने पे निकलें और इसके जो उसको तलाश के हथियार जो है वो would be one of the options है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तज्जिया हमारे सामने रखा। अब्दुल साहब माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा ज़रूरत है समर की है कि दुनिया भर के लोग इस पर एहतजाज करें, क्योंकि ये मसला इंसानी है, ये मसला ह्यूमन राइट्स का है, ये मसला बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का है, ये किसी ज़मीन का या सियासी तौर पर यह मसला नहीं है जिसको देखा जाए। हम इस पर बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।
वेलकम हमारी अपनी बातें खत्म होगी तो हमें नाजरीन का ख्याल आएगा ना। हमें आ गया नाजरीन का ख्याल, और हम जब हमारे सेट में हमारे पसंदीदा लोग आ जाते हैं फिर हमें पता नहीं चलता मॉर्निंग कब आ रहे हैं और फिर कब जा रहे हैं। लेकिन ना उम्मीद करते हैं आप ब्रेक के बाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे किचन में इतनी गहमा गहमी है कि इनको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि हम भी ऑन एयर आ गए। कैमरामैन कैमरे के पीछे होने की वजह किचन में पहुंच गए, इसलिए आपको अभी दिखा नहीं सकते। हम ऑन एयर आ चुके हैं। फिल वक्त हमारा जो मौजू है वो है आवारगी। आवारगी है ना? आवारगी है, आवारगी नहीं है, टूरिज्म है। टूरिज्म है। हमारे आपको पता है शो का खासा रहती है, टूरिज्म को लेकर हम बहुत बात करते हैं, और हमारे एक साहब है जो हमारे को होस्ट भी है हमारे साथ, हमारे शो का ऐसा है, उन्हें फिरंतो कहते हैं हम, क्योंकि वो हर वक्त फिरते रहते हैं कहीं ना कहीं। कभी वो हुंजा जाते हैं, कभी वो कहीं जाते हैं, तो इस बार वो हुंजा गए और उस पे जुल्म ये है कि रंग बिरंगी तस्वीरें लगाते हैं, और फिर खून जलाते हैं, दिल जलाते हैं हमारा। खासतौर पे हम लोगों का जो बेचारे 5 डेज अ वीक काम करते हैं। वकार अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं एंड ही इज बैक फ्रॉम हुंजा। वैसे तो हम सेगमेंट्स की सूरत में मुलाकात आपसे करते रहे जो आपके थे यहाँ पे, लेकिन वो जो बराह रास्त वाली फील आती है और उसके साथ साथ जो आउटडोर वाली फील आती है, दैट एक्चुअली वी वर मिसिंग। क्या आप भी उसको मिस कर रहे थे? गए कहाँ थे वैसे आप लोगों को, ये तो बताइए। 2 साल बाद हुंजा। 2 साल बाद? 2 साल। अच्छा। I think we are having an issue with your mic. जरा इसको माइक पे फिक्स करें। अच्छा, एक तो ये भी आपको बताएं कि ये मुझे ये जाती तौर पे लग रहा था कि शायद जब नवंबर का आगाज हो जाए तो ये मेरी एक मिसकंसेप्शन थी कि शायद आप उधर नहीं जा पाएंगे आप ना। हाँ, लेकिन जब वकार मलिक साहब को हमने वहाँ पे घूमते फिरते देखा तो मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो बड़ा खूबसूरत मौसम है। तो वो भी जरा मैं कंफ्यूजन वकार भाई से आई थिंक हमें दूर करनी चाहिए। और ये भी बात है कि वकार भाई जब जाते हैं तो वो फिर साथ साथ आपको अपडेट BTS की देते रहते हैं कि वहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्या आपको नजर आएगा। तो वकार भाई आप बता रहे थे कि 2 साल बाद आप हुंजा गए। हुंजा गया तो मुझे याद है हम तार साहब के पास एक दफ़ा बैठे थे, तो मैंने कहा तार साहब मैंने ना अहद किया कि मैंने हुंजा की तारीफ नहीं करनी। ठीक है, तो ऐसे लगता है जैसे दूसरे इलाकों का ना एक हक मारा जाता है, तो हमें हर तरह की तारीफ करनी चाहिए। तो तार साहब ने कहा कि ज़िंदगी में कई दफ़ा मैंने भी ऐसे अहद किए हैं। मसला ये है कि इसका अहद को निभाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप हुंजा ना जाएं। जब भी जाएंगे तारीफ करेंगे, फिर करेंगे। वही हुआ इस दफ़ा भी जब हुंजा गया तो वो बड़ी कल्बी रूहानी किस्म की वारदातें हुई। एक तो हुंजा आपको ये बताता है, ये मेरे जैसे बंदे को ये बताता है, जिन खित्तों से उठ के मैं जाता हूँ तो मुझे वो बताता है कि इंसानियत से हम जो कितना डिस्टेंस हमारा हो रहा है और मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। कम से कम पिछले 22 सालों में तो मुझे यही लगा है कि हम बहुत ज़्यादा इंसानी बुनियादी कदरें जो इंसानी शर्फ जिसको कहते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा फासले पे चले गए। तो दूसरा ये था कि मैं अमूमी तौर पे कहा करता था कि पिछले 30 सालों में हुंजा ने एक जो काम किया है जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं आ सकता, वो ये किया है कि उन्होंने अपना सोसाइटी के हर सेगमेंट को के बारे में वो केयरफुल होते हैं, बच्चों के बारे में हर उसमें से जो मेंटली चैलेंज लोग होते हैं या जिनको खुसूसी अफराद कहते हैं उनको भी वो फारिग नहीं बैठने देते हैं। वो ये समझते हैं कि इनको भी सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो खुद अपने उस पर माशी हवाले से प्रोडक्टिव हो और हाँ जी अपनी माशी सेल्फ डिपेंडेंट हो और ताकि उनके घर की नज़रों में भी उनकी कदर कीमत हो, ठीक है, उस पर भी बोझ ना हो और माशी भी ना हो और खुद अपना वो करें। तो मैंने इस दफ़ा कार्डो का कराकरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका किया विजिट किया, एक और स्कूल का विजिट किया, हमने सफ़र शर्त के लिए रिकॉर्ड किया। हाँ, वो बच्चियों का सफ़र शर्त के लिए रिकॉर्ड भी किया। तो वहाँ पे ना डिफरेंट जो स्पेशल लोग थे ना वो उनको डिफरेंट देखें, उस पर हर बंदे पे एक वहाँ पे होता है स्टडी होती है कि कौन बंदा क्या कर सकता है ऑटो पे, ठीक है। तो सुबह वो अपनी मर्जी से आते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से उनको सिखा दिया गया कि आपने आना है, ठीक है। वो आते हैं, वो पूरा दिन करते हैं, वो जो चीज़ें बनाते हैं वो बिकती हैं, वो जो बिकती हैं उससे पैसा आता है, डिफरेंट और रिसोर्सेज पैसा आता है जिनको उनकी मंथली इनकम जनरेट होती है। अच्छा, वो अपने लगे रहते हैं। उनका साइकोलॉजिकल थेरेपी भी होती है क्योंकि वहाँ पे जब जाते हैं तो एक काम करते हैं, वापसी भी उनको तमाम को ड्रॉप किया जाता है। आने का उनके लिए टाइम इसलिए नहीं है कि मतलब उन पे प्रेशर न डाला जाए। ठीक है। एक और इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता ये भी है, जब मैं कुछ वकार भाई ने जब वीडियोस बनाई और वो वीडियोस हमें देखी तो मुझे बहुत ही अच्छा कि बड़ी जिम्मेदारी होती है आप पे जब आप एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं, तो आप उन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखें, सेल्फ इस्टीम का ख्याल रखें, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अपनी तशहीर के चक्कर में बाज़ औक़ात इन स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी वीडियोस को देखकर, मेरे लिए कोई ज़्यादा बात सरप्राइजिंग नहीं था। आई नो द काइंड ऑफ वर्क यू डू, तो वो आप एक्सपीरियंस बता रहे थे, आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए। नहीं है कि हम बार बार कहें
कि उनजा में कोई बेकारी नहीं है, ये तो काफ़ी नहीं है। हमें ये देखना है कि वो बेकारी क्यों नहीं है, उसके पीछे जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे तो तह दर तह परतें खुलेंगी, बेताशा ज़हीन लोग नजर आएंगे। कोई लोग होंगे जिनकी वजह से वहाँ पे बेकारी नहीं है, कोई लोग होंगे जिनकी वजह से 100% लिटरेसी रेट, कोई लोग होंगे जिनकी वजह से क्राइम रेट ना होने के बराबर है। पीछे मतलब ये चीज़ें ऐसी तो नहीं है कि आउट ऑफ द आसमान से कोई ऐसे अचानक हो जाता है कि एक वैली है जिसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो बच्चियों वाला है वो बड़ा मज़े का था, वो अगेन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो एक स्कूल है जो कि एक वहाँ के एक बंदे ने जिसका खुद माजूर हैं, लकड़ी का बाजू है, तो उन्होंने अपने इस तरह के लोगों के लिए या बच्चों के लिए स्कूल खोला है। अब देखिए ना वहाँ पे वो जो स्कूल है वो अल्तित का जो स्कूल है म्यूजिक का, उसकी वो वहाँ पे आते हैं म्यूजिक पढ़ाने के लिए, ठीक है जी। अब वो बच्चे म्यूजिक पढ़ते हैं, बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, बच्चे बहुत अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो हैं एंड हैं, मतलब लाइक खुसूसी अफराद हैं, बट इतना अच्छा वो परफॉर्म करते हैं कि थेरेपी भी हो गई, उनके पास एक स्किल भी आ गई, वो खुश भी हो गए और साथ वो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। जो अच्छा वक़ार भाई, आपने भी कहा कि आप बहुत दफ़ा उनका जाते हैं और आप एक्सप्लोर भी करते हैं, ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं क्या इस कम्युनिटी ने इस हवाले से जो काम किया उसका इम्पैक्ट दीगर जगहों पे आपको नजर आता है कि क्या जिस तरह आप भिखारी के हवाले से कहीं उनजा में नहीं है, उसकी रीजन है, प्रॉपर लॉजिक, एक बैकग्राउंड है, क्या उसका इम्पैक्ट दूसरी कम्युनिटीज में हमें नजर आता है? दूसरी कम्युनिटीज में रेस्ट ऑफ द नहीं, इर्द गिर्द के इलाके या इर्द गिर्द में डेफिनेटली है। एक्चुअली पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो अपने रवैयों के हवाले से तो हमसे सबसे आगे है। तो वो अमूमी तौर पे मतलब मेरे बस में हो तो मैं उस पूरे सूबे को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दूं और मैं कहूं कि यहाँ से जो जितने वेस्ट पाकिस्तान है उसमें से लोग जाएं और वहाँ से सीख के आएँ। मुझे सिर्फ ये है कि नलायकों की तादाद, मेरे जैसे नलायक जो की तादाद इतनी ज़्यादा है, वो यूनिवर्सिटी को पोल्यूट कर दें, यूनिवर्सिटी को ना ख़राब कर दें। मेरा मतलब ये है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमको सीख के आना चाहिए। और एक माहौल की हद तक तो हमने ये किया भी है, माहौल की बात किया वो तो उन्होंने काफ़ी हद तक बचाया हुआ है। आई थिंक ये GB शायद वाहिद है जो कि 3.7 था जंगलात इसके टोटल पूरे एरिया में 3.7%, जो कि 4.7 पे चले गए। एक और मेरा बड़ा आम सवाल है आपका, वैसे तो आप 2 साल बाद गए हैं, कुछ बदला है वहाँ पे, कुछ ऐसा आपने नोटिस किया पॉजिटिवली और नेगेटिव पॉइंट, आई मीन एनीथिंग दैट यू हैव नोटिस कि ये तबदील हो गया है यहाँ पे जो आपने? उनका इज सेम काफ़ी हद तक, लेकिन वो अपने रवैये वही लोग हैं, सारा कुछ है। GB भी सेम है। कराकोरम हाईवे का जो पोर्शन KPK का है वो वही है जो कि कई आपको वर्स्ट एक्सपीरियंस होता ही होता है, ठीक है। इस दफ़ा भी हुआ मेरे साथ, एक रशियन, हमारा एक्चुअली पुलिस ने ही हमें कहा कि ये कोई फॉरनर हैं तो उनको साथ ले जाएं नीचे, तो हम उनको बिठा लिया। हमने बिठा लिया, लेकिन हमें लगा जैसे हमने कोई बहुत बदतरीन गलती कर दी, क्योंकि पहले भी फॉरनर्स को जब भी आप लेके जाते हैं, ये लेके आते हैं तो आपको लगता है जैसे मतलब एक हेल है ना फॉरनर्स के लिए। अब उसको लेके हमने जगह जगह पे उसको जिस तरह तंग किया गया, फिर अगेन फिर एक और रवैया होता है जब पुलिस वाले आपको कहते हैं अच्छा उन पुलिस वालों को आपने क्यों कहना माना पिछले वालों का, इस बेवकूफ़ जाल को किसी ट्रक पे बिठा देते। यानी एक होता है अच्छा वो जो बेवकूफ़ जाल है लाइक वो दोस्तोयेवस्की एंड टॉल्स्टॉय और इनका हाफिज़ है और ही मतलब हिचहैकर है और कितना कमाल किस्म का शख्स है, लेकिन आपको पता है कि वो लोग जो होते हैं वो जो बैक पैकर्स टाइप लोग होते हैं, विदाउट मनी जिस तरह ढूंढ चलते हैं। अब ये जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ये अब एक होता है सिक्योरिटी का मामला, उसमें तो हम साथ हैं ना, हम कहते हैं कि जो जिस हद तक हो सकता है वो सिक्योरिटी भैया से लेते हैं, रिस्पेक्ट लेता है, तो इनको कोई खुदा का बंदा इनको कोई रिस्पेक्ट सिखा दे कि फॉरेनर्स को कैसे रिस्पेक्ट करनी है। That's very important. So we're going to see a new series of Safar-e-Shart? Yeah. Okay, we're going to see a new series of Safar-e-Shart. बोर नहीं होने देंगे आपको। I think इस दफा भी कुछ बहुत अच्छा है और उस रक्स के मुंतजर रहिएगा जो हम तो सोशल पे देख चुके हैं, लेकिन उसका मुकम्मल हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। I hope you're going to have something. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। क्रिकेट में हम बार बार बात करते हैं और हम करते ही चले जाते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास डॉक्टर ऑफ क्रिकेट का तज्जिया नहीं आता हमारी भी तसल्ली नहीं होती। मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्ज़ा साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मिर्ज़ा साहब। लेकिन आपकी इजाज़त से हम पहले ज़रा अपने किचन का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जो कि वर्चुअली आप तक नहीं पहुँचती। कुछ खा के हजम करेंगे। तो हम ज़रा अहमद हमाद हमारे पास मौजूद है, हमारे शेफ। वेलकम अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अहमद क्या बना रहे हैं? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इस किचन से। आज हम रैप्स बना रहे हैं, टोटला रैप्स बनाने जा रहे हैं।
जो कि एक मैक्सिकन डिश है, ठीक है। इसको बुरीतो भी कहा जाता है, रैप्स भी हम कहते हैं इसको। तो बेसिकली आज हम बड़े सिंपल से रैप्स बनाएंगे ठीक है, और आपको बना के दिखाएंगे क्योंकि घर में और सस्ते और इजी रैप। इमरान वाला सवाल आज मैं पूछ लेती हूँ, कॉस्ट इसकी अच्छी है? कॉस्ट इसकी जो है वो काफी इकोनॉमिकल है। कॉस्ट इकोनॉमिकल भाई, देखिए हम आपके जैसे कहते हैं ना, स्नैकिंग का भी ख्याल रखते हैं और साथ आपके पैसे भी बचाते रहे। मैं थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वापस आएंगे आपकी तरफ, देखते हैं ये टोर्टेला रैप्स कैसे बनते हैं। मीनवाइल हम कुछ ये जो भारत वर्ल्ड कप को रैप करके घर ले जाने के चक्कर में इस पे बात कर लेते हैं। खबरें ये आ रही है, डेली मेल के एक सहाफी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट किया जी कि भारत ने मैच से पहले जो सेमीफाइनल आज होने वाला है विकेट चेंज कर दिया। यूजुअली ये जो मैचेस होते हैं, एज पर माय इन्फॉर्मेशन, मे बी आई एम रॉन्ग, मिर्जा साहब से कंफर्म कर लेंगे, फ्रेश सरफेस पे खेले जाते हैं अरमला, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो एक दो दफा यूज हुआ हुआ सरफेस है उसके ऊपर ये खेलने जा रहे हैं। अब क्या ये लीगली आई मीन इसके अंदर कोई कबात नहीं है या है, ये इस पे हम तबसरा ले लेते हैं और उसके साथ साथ जो आज का मैच है डेफिनेटली उस पर तो हम बात करेंगे। सो मिर्जा आर यू विद अस, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको, इमरान और अरमला दोनों को सुबह बखैर। और मैं तो मशवरा दूंगा जो शेफ आए हुए एक ढाबा खोल लें आप लोग भी। ढाबा क्या, हमने ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए। ये वीवीआईपी किचन है, आप एक्सप्रेसो के पेज पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है। अच्छा, गेटिंग बैक टू द क्रिकेट में साहब, ये जो कंट्रोवर्सी है, एक तो डेली मेल की जो स्टोरीज होती हैं ये बड़ी मुझे अजीब सी लगती है, चाहे वो पाकिस्तान की किसी सियासत के बारे में हो या फिर क्रिकेट के बारे में हो। क्रिकेट के बारे में खास तौर पे डेली मेल की स्टोरीज बड़ी मशहूर होती हैं। तो ये जो स्टोरी आई है कि विकेट तब्दील किया भारत ने, क्या कानूनी तौर पे इजाजत होती है एक मेजबान को ऐसा करने की, और ये कैसा अमल है? आप इसको, इसके बारे में हमें बताइए कुछ। देखिए इमरान, एक तो डेली मेल जो है वो सनसनी फैलाता है। आपको तो इल्म है कि आपने खुद भी जिक्र कर दिया कि वो सेंसेशनल स्टोरीज देता है। अभी तक अगर आईसीसी के अंदर आ रहा है ये वर्ल्ड कप, और आईसीसी को लोग कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, अब तक इंडियन टीम को उन्होंने रेस्ट भी दिया, उनके मैचेस भी इस तरीके से शेड्यूल किए कि इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसमें हो सकता है कुछ हो, लेकिन मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझता हूँ कि एक सनसनी फैलाने के लिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि स्पिन ट्रैक बना रहा है इंडिया, तो इंडिया के पास तो दो ही स्पिनर्स हैं, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, और सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो उनके तीनों फास्ट बॉलर दे रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। तो उन्हें क्या जरूरत है कि स्पिन ट्रैक बनाया जाए? लॉजिकल बात लगती है ना, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा विकेटें भी उनके फास्ट बॉलर्स ने लिए इस वर्ल्ड कप में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है कि सनसनी फैला दो सेमीफाइनल से पहले। सनसनी फैला दो। लेकिन मेरे साहब, अब जो आज का सेमीफाइनल है, ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडियन टीम ऑब्वियसली उसको एज हासिल है, होम ग्राउंड है, बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करी है, तो कि न्यूजीलैंड के हवाले से भी कुछ स्ट्रगल किया था इन्होंने। आज के मैच में आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखिए अरमला, ऑन द ग्राउंड रियलिटी अगर आप कहें तो भारतीय टीम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, इसलिए कि उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, और उनको एडवांटेज भी है। अनबीटन चले आ रहे हैं, 9 के 9 मैचेस वो जीते हैं इस टूर्नामेंट में, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। उसके बरक्स न्यूजीलैंड की टीम जो इब्तिदाई 2 मैचेस जीती, पहला मैच जो था वो डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर उसके बाद 2 मैचेस जीतने के बाद 4 मैचेस न्यूजीलैंड की टीम ऑन अ ट्रॉट हारी है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया की बैटिंग भी जबरदस्त है। विराट कोहली को सिर्फ 80 रन दरकार है कि सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 673 रन किसी एक वर्ल्ड कप में बनाए, उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। उनके पास रोहित शर्मा है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए, और इस साल रोहित शर्मा ने 2023 में 60 छक्के लगाए वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। फिर उनकी बॉलिंग को देख लें, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, तो उनकी टीम, और फिर उनके स्पिनर्स देखें, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, उनकी टीम ज्यादा बैलेंस लगती है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो रिवॉल्व करेगी रचिन रविंद्रा की बैटिंग के हवाले से। आपको तो इल्म है कि रचिन रविंद्रा के सारे जो एंसेस्टर्स थे उनका ताल्लुक बेंगलोर से है, और उनके वालिद राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से इतने मुतासिर थे कि उनका नाम, पहला नाम उन्होंने रचिन रखा है कि आर.ए. राहुल और सचिन के नाम पर रचिन रविंद्रा। तो उनके वालिद जो है वो खुद भी बेंगलोर में क्लब क्रिकेट खेलते थे, न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए, फिर न्यूजीलैंड वहीं पैदा हुए रचिन रविंद्रा, लेकिन उनकी रूट्स इंडिया में, तो सबकी नजरें रचिन रविंद्रा पर होंगी। और आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, न्यूज पे भी देखा होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोहली जहां से खेलते हैं, उन्होंने ऑफर किया है कि आप खेलें, क्योंकि बेंगलोर होम टाउन है रचिन रविंद्रा के वालिद का। तो रचिन रविंद्रा उन 3 बैट्समैनों में शामिल है इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने 500 से ज्यादा रन स्कोर किए, विराट कोहली, रचिन रविंद्रा और रोहित शर्मा। तो मैं समझता हूँ
इससे साबित ये होता है कि जिस तरह सिराज और शमी के बीच हमारी दुआएं गुम हो रही थी पाकिस्तान इंडिया मैच में, कुछ दुआएं उनको भी जा रही थी बीइंग मुस्लिम्स, इस दफा जो कुछ पूजा पाठ है भारत के लिए वो रचिन रविंद्रा को भी जाएगा जो इंडिया के लिए किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब पाकिस्तानी टीम, मुझे याद है इमरान 2006 में 5 में इंडिया के दौरे पर गई थी तो दानिश कनेरिया काली माता के मंदिर गए थे वहां पर कोलकाता में, क्योंकि अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए जो जिसका अकीदा होता है वो खिलाड़ी जाते हैं। तो रचिन रविंद्रा को यकीनन सपोर्ट हासिल होगा इंडियन क्राउड का, लेकिन इंडियन टीम को कोई हारता हुआ देखना नहीं चाहता। अगर आज इंडियन टीम हार गई तो एक सोग का समा होगा और काफी अरसे तक सोग रहेगा इंडियन टीम के हारने का, क्योंकि वो तो ये समझ रहे हैं कि वर्ल्ड कप अब हमारी जेब में आ गया, अब हम तीसरी मर्तबा वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो बजाय यही लग रहा है कि, और न्यूजीलैंड को डेवन कॉनवे, फिर उनका कप्तान केन विलियमसन, फिर उनके जो फास्ट बॉलर है जिस तरह से, और उनका जो स्पिनर है मिचेल सेंटनर, अगर इंडिया स्पिन ट्रैक बनाएगा तो न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक ही स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर। रचिन रविंद्रा जो है वो पार्ट टाइम स्पिनर है, वो भी बॉलिंग करते हैं। तो अब देखें, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है सारी। दूसरी जानिब ये जो आपने अच्छा ऑपरेशन किया, आपने सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का, हमें अच्छा लगा ये सुनकर। दूसरी जानिब ये जो कम बैक करने की सलाहियत है किसी भी बड़े मैच के अंदर, हमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच याद है, हमें ये भी याद है कि किस तरह आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसके अंदर तकरीबन 450 रन के जवाब में, या इंग्लैंड के खिलाफ मुझे करेक्ट कीजिएगा, सिर्फ 5 रन से आ रही थी न्यूजीलैंड की टीम। बहुत ही जबरदस्त तरीके से कम बैक करते हैं, बड़ी फाइटिंग उनकी साइड है और वो गिव अप नहीं करते चाहे जितना बड़ा स्कोर हो। ये इंडिया के लिए कितना अलार्मिंग हो सकता है, खासतौर पर उनके जो कैमियोज नीचे खेलने वाले लोग हैं, फिलिप्स की मैं बात कर रहा था, ऊपर आपने कॉनवे की बात की है, नीचे नीशम अब नॉट श्योर खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, बड़े जबरदस्त उनके पास नीचे खेलने वाले प्लेयर्स हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है, खासतौर पे जो उनका ओपनिंग पेयर है डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा का, वो बड़ा जबरदस्त है। अब आप देखें, विल यंग इस टीम में जगह नहीं बना सके क्योंकि वो वापस आ गए कप्तान केन विलियमसन, फिर विलियमसन जैसा बैट्समैन, फिर ग्लेन फिलिप्स नीचे, उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। लेकिन शर्त ये इमरान के एक अच्छा स्टार्ट मिले, अगर अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो न्यूजीलैंड कोलैप्स करता है। अब देखते हैं कि भारत क्या स्ट्रेटेजी प्लान करता है। ये ग्राउंड मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, अब से 12 साल पहले इसी मैदान पर भारत ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप दूसरी मर्तबा जीता था। तो अब देखते हैं कि यहाँ क्या होता है, किस तरीके से, जो उमूमन मैंने देखा है इस ग्राउंड पे जो 4 मैचेस हुए वर्ल्ड कप के, उनमें से 3 मैच ऐसे इमरान के जिनमें जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसने 350 से ज्यादा रन किए। 399 साउथ अफ्रीका ने इस मैदान पर किए, फिर साउथ अफ्रीका ने इस मैदान पर 382 किए, फिर इस मैदान पर इंडिया ने 357 किए, और आखिरी मैच तो आपने देखा होगा कि मैजेस्टिक मैक्सवेल ने क्या बैटिंग की थी, कमाल की बैटिंग की, और वो मैच जिता के ले गए। तो इस मैदान हाई स्कोरिंग जो है, फर्स्ट इनिंग्स हाई स्कोरिंग हो रही है इस मैदान पर। अब देखते हैं कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है। टॉस विल आल्सो प्ले अ वाइटल रोल। मिर्जा साहब, ये बादाम मुझे चाहिए है। मैं माशाल्लाह एक बार फिर आपकी मेमोरी से इंप्रेस हो गई हूँ, जो आपने एकदम से टक टक करके हमें स्टार्ट्स बताए हैं। 2 मिनट हमें समय डाइजेस्ट करने में टाइम लगा है। हैट्स ऑफ टू यू मिर्जा साहब। दूसरी जानिब, ये जो हम भारत और न्यूजीलैंड की बात करें, 2019 में भी इंडिया को बाहर किया था न्यूजीलैंड ने, और ऑब्वियसली ये उसका बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तो इंडिया अपना रिवेंज लेगा। तो डू यू थिंक कि आज इसमें कामयाब होगा इंडिया? देखिए, जो 2019 में मैं अरमला वही था, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में सेमीफाइनल था और 2 दिन तक हुआ। एक दिन बारिश हो गई, फिर अगले दिन दोबारा शुरू हुआ, और वहां पर चार्टर्ड प्लेन भर भर के आए थे इंडिया से, क्योंकि इंडियंस इतने कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने सारी पार्टी जो है वो खराब कर दी और उन्होंने मैच जीत लिया फाइनल। हाँ, तो फाइनल में पहुंच गए। अब इंडिया के जहन में होगा, और अब आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, न्यूजीलैंड की टीम 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, और 1975 जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है 8 मर्तबा न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है, 2 मर्तबा फाइनल में। तो उनके रिकॉर्ड को रखें तो मुझे लगता है कि इस मर्तबा शायद वो जिंक्स तोड़ दें कि फाइनल में पहुंचे और फाइनल जीते। आपको याद होगा 2019 का जुलाई 2019 में जो फाइनल था, जिस तरीके से न्यूजीलैंड हारा, अंपायर कुमार धर्मासेना को लोग याद रखेंगे कि गेंद बल्ले से टकराकर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई थी, चौका हो गया था। तो अब वो तल्ख यादें भुलाकर, लेकिन
जेंटलमैन्स टीम है, इनमें जो स्पिरिट है, क्रिकेटिंग स्पिरिट, वो बड़ी जबरदस्त है। तो लोग तो यही चाहेंगे कि न्यूजीलैंड आए, जरा मजा आए फाइनल में। बस थोड़ा डर जाते हैं पाकिस्तान में, मैच वाले दिन कहते हैं हम डर गए, हम नहीं खेलते, चले जाते हैं। हमारी भी थोड़ी तल्ख यादें हैं ना, हम याद कराते रहते हैं, हमारे भी जख्म बड़े गहरे हैं मेरे साहब। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट की भी ऊपर बात कर लें, क्योंकि आपसे बात नहीं हुई तो जरूरी है कि मैं आपका भी तबसरा इस पे ले लूं। जो पाकिस्तान सिलेक्शन के हवाले से, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से चहमगोइयां हो रही हैं, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, इस हवाले से आपके पास क्या है हमारे लिए, कुछ बताना चाहें? देखें इमरान, ये सब महज अफवाहें हैं कि जी शाहिद मसूद को बना रहे हैं वो टेस्ट का कप्तान और शाहीन शाह अफरीदी को बना रहे हैं व्हाइट बॉल का कप्तान, अभी तक कुछ नहीं है। दूसरे, लीगली क्या अथॉरिटी है ज़का अशरफ साहब को, क्योंकि आईपीसी मिनिस्ट्री ने जो लेटर इशू किया, उस लेटर में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आप डे टू डे अफेयर्स चलाएंगे और आप इलेक्शन कराएंगे, गवर्निंग बोर्ड तश्कील देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा अब तक नहीं किया है। और उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई ऐसे डिसीजन नहीं देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कि जिससे और नुकसान हो। तो मेरे ख्याल में अभी तो ये सब अफवाहें हैं। मुलाकातें तो हो रही हैं, डेफिनेटली मुलाकातें होंगी, लेकिन बाबर आजम के पीछे एक पूरा एजेंडा लेके लोग लगे हुए, क्योंकि आपको पता है सैरोगेट स्कैंडल जब आया तो उसमें कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मना कर दिया, लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, बहुत सारे ऐसे हैं। तो उस चक्कर में उसके पीछे लग गए। अब अगर आप हटाते भी हैं बाबर आजम को, तो ऑस्ट्रेलिया में इमरान 1995 के बाद से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। तो आप अंदाजा लगाएं, 23 बरस से, बल्कि 28 बरस से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते हैं। तो आप एक कप्तान को हटाए और अगले 1-2 साल में सिर्फ 9 या 10 वनडे खेलने पाकिस्तान ने। तो इस मौके पर मेरी अपनी जाती राय यही है कि आप कप्तान को कैसे हटाएंगे और फिर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जो नया आएगा वो कौन सा मिरेकल कर देगा विद दिस सिस्टम, जब आप बहुत सारी चीजों में आपकी इंटरफेरेंस होती है। बिल्कुल ठीक है मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग क्रिकेट के हवाले से तजिया सामने रख रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको विद द शेफ ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे जो रैप्स हैं जो अहमद हमाद बना रहे हैं वो रेडी हो चुके हैं मेरे ख्याल से। अहमद कहाँ तक पहुंची है किचन में एक्टिविटी? जी रैप्स जो है हमारे तकरीबन रेडी हैं, मैं आपको असेंबल करके बताता हूँ और साथ साथ हमें रेसिपी भी बता दें। ठीक है, सबसे पहले ये टोटेला रैप होता है बेसिकली, ये आपको बाजार से मिल जाएगा एक बड़ी मुनासिब कीमत में। बिल्कुल ठीक है। और ये टोटेला रैप है जिसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ लगा के इसको मेल्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास हर्बी मायो सॉस है जिसके अंदर मैंने ग्रीन चिली, गार्लिक और थोड़ी सी क्यूकम्बर रेलिश, क्यूकम्बर को काट के थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डाल के और मायो के साथ ये इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस आएगी। ओके ठीक है, इसके बाद ठीक है, ये देखें ये मेरे पास चिकन है। चिकन आप अपनी मर्जी का किसी भी फ्लेवर का चिकन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी रेसिपी बताता चलूं तो ये बेसिकली सोया सॉस, सिर्फ सोया सॉस के अंदर मैंने इसको ग्रिल कर लिया। ओके, सिंपल सोया सॉस। वाओ, तो ये चिकन इसके ऊपर आ चुका है। वेरी गुड अमाउंट ऑफ चिकन सॉस। एग्जैक्टली, ठीक है, एंड इट्स अ कंप्लीट मील आई बिलीव। हमने पोर्शन साइज इसका पूरा रखना है, तो ये 60 ग्राम का जो है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद 150 ग्राम पोर्शन ऑफ मीट जाएगा। ओके, उसके बाद इसके ऊपर आएंगी वेजिटेबल्स सॉटेड। अच्छा, ये सॉटे किए हैं आपने? जी, ये प्याज है और शिमला मिर्च है। ठीक है, अनियंस एंड कैप्सिकम आप इस पर इसी के साथ साथ ये क्यूकम्बर और आइसबर्ग, ठीक है, जो कि एक फ्रेशनेस देती है रैप को। और ये अच्छी भी लगती हैं आई थिंक रैप्स के अंदर, या एक क्रंचीनेस देती है, एक फ्रेशनेस देती है। ठीक है, और इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस। ओके ओके, वाओ, इट्स लुक्स रियली यम्मी। बिल्कुल लाइट सा। और अगर आप चिकन को ग्रिल कर रहे हैं या बारबेक्यू कर रहे हैं तो आपको बारबेक्यू सॉस ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्मोकीनेस चाहिए होती है रैप्स के अंदर। और ये ऑलिव्स ऐड किए हैं। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ी सी, और ये क्या है? ये मेरे पास थोड़ी सी मेल्टेड चीज़ है, क्रीम चीज़। अच्छा, ओके। ये जो चीजें आप फ्लेवर के तौर पे ऐड करना चाहें कर सकते हैं। Exactly. ठीक है, ये हमारे एक्सप्रेसो कैफे का सबसे फेमस रैप होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। आई लाइक इट। ठीक है, और इसको हम करेंगे रोल, विच इज ये रोल कैसे होगा? ये बहुत मुश्किल थोड़ा सा जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। बरीतो को जो है वो
इसको करेंगे रैप करना। वाओ। अब इसको रैप क्योंकि करने के बाद इसमें होती है काफ़ी ज़्यादा फिलिंग। जी। ओके, वेरी नाइस। वाओ। ये कर दिया है मैंने इसको रैप। आप इसको दरमियान में से करेंगे कट एंड यू आर गुड टू गो। Wow, that's great. So is it ready, Ahmed? एग्जैक्टली। Anything else that you like to add इसके हवाले से? इसके हवाले से इसके अंदर काफ़ी फ्लेवर्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिकन बोरीतो में जो है वो राइस ऐड होते हैं, जो हमारे देसी चलता है। इसमें आजकल फ्राइज ऐड हो रही हैं अरेबिक के अंदर, और इसके अंदर हमने इस तरीके से चीज़ें ऐड नहीं की क्योंकि हम चाहते हैं हेल्दी भी थोड़ा सा, फ्राइड आइटम नहीं हमने इसमें कोई भी डाली। इकोनॉमिकल एट द सेम टाइम। आप फ्राइज भी ऐड कर सकते हैं और आप कुछ भी ऐड करना चाहें। वाह भाई यूजुअल फुट लॉन्ग इस तरह का अगर आप बर्गर लेंगे बाहर से, आई मीन सैंडविच आप लेंगे, रैप लेंगे, तो वो तकरीबन 1200-1300 रुपए का आपको कॉस्ट करेगा। एंड दिस वन आई थिंक इट्स नॉट मोर देन 450, राइट? एग्जैक्टली इस प्राइस रेंज में आएगा, सो आधे से भी कम कीमत। दिस इज व्हाट वी डू। अहमद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और हम बिल्कुल रेडी हैं, हम क्लोजिंग करेंगे और फिर किचन में जाएंगे, हम इसको टेस्ट करेंगे। आई होप आपको खाने की एक्साइटमेंट ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।